जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम कैप्सूल। जैसे कि आप लोग को पता है कि एक ई बुक हमने लॉन्च किया है। ये 6 से लेकर 8 तक भूगोल का NCERT 2D पॉइंट इसमें ऐड किया गया है और इसका सॉल्यूशन भी मैं सोचा कि यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाए ताकि आने वाला TRE4 एंड अदर एग्ज़ाम के लिए और साथ ही में सीटेट का एग्ज़ाम है, सारे एग्ज़ाम में हेल्प हो जाए। तो ऑलरेडी मैं 6 क्लास का वीडियो फुल अपलोड कर चुका हूं और आज के इस वीडियो में हम लोग 7th क्लास के फुल वीडियो अपलोड मतलब हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करने वाले हैं और उसका वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको लगे वीडियो देखने के बाद कि इस PDF को हम लोग को बाई करना चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सिर्फ आप 21 रुपये में इस PDF को आप आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आइए सबसे पहले यहाँ से हम लोग देखेंगे कि 7th क्लास में आखिर क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ से आसानी से हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले देखेंगे पर्यावरण के बारे में, देन उसके बाद यहाँ से देख लेंगे हमारी पृथ्वी के अंदर जो भी है इससे रिलेटेड पॉइंट ये देख लेंगे। देन उसके बाद देखेंगे कि हमारी बदलती पृथ्वी। उसके बाद चैप्टर आपका हो जाएगा यहाँ से वायु, देन उसके बाद जल हो जाएगा। जल के बाद देखिएगा तो प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है, और वन जीव। देन उसके बाद मानवीय पर्यावरण, वस्तु परिवहन एवं संचार। देन उसके बाद मानव पर्यावरण और रेगिस्तान में जीवन। ये सारे के सारे एक ही वीडियो में हम लोग निपटारा कर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 में, जो कि पर्यावरण से रिलेटेड हम लोग को देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले ही दे दिया गया है कि पर्यावरण 2 शब्द से मिलकर बना है, परि, ठीक है। और परि का अर्थ मतलब आप देख सकते हैं, परि प्लस आवरण से मिलकर बना है पर्यावरण। तो परि का मतलब होता है चारों ओर से और आवरण का मतलब होता है, यहाँ से देख सकते हैं कि अर्थ, आवरण का अर्थ होता है कि घेरे या ढके हुए से, ठीक है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो परि यहाँ देख सकते हैं और प्लस आवरण, और परि का मतलब होता है चारों ओर से, आवरण का मतलब होता है घेरे या ढके से, ठीक है। यहाँ से हम लोग समझ गए। देन उसके बाद NCERT के लाइनिंग है कि पर्यावरण यानी कि इसको बोलते हैं एनवायरमेंट। जिस शब्द का उत्पत्ति हुआ है वो फ्रेंच से हुआ है और इसको हम लोग बोल सकते हैं एनवायरोनेर या एनवायरोनेर करके इसको हम लोग बोल सकते हैं। इस शब्द से हुआ है और इसका अर्थ अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो प्रोस होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से दिया गया है कि जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को हम लोग पर्यावरण बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा पर्यावरण किसको बोलते हैं, तो हम लोग जहाँ पे रहते हैं, ठीक है, हम लोग के चारों ओर देखिएगा तो स्थान मिल जाएगा, लोग मिल जाएगा, वस्तु मिल जाएगा और जो प्राकृतिक के चीज़ें मिलेगा, कुछ भी हो सकता है, वो सारे लोगों को मिला के हम लोग बोल सकते हैं पर्यावरण। देन उसके बाद दिया गया कि प्राकृतिक के पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय यानी कि सजीव, अजीवीय यानी कि निर्जीव दोनों शामिल है। पर्यावरण में दोनों शामिल होता है, जीवित और मृत्यु वाला दोनों, यानी कि सजीव और निर्जीव दोनों। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ने के बाद एक पॉइंट यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि पर्यावरण के निम्न घटक जो निम्न है कौन कौन से है। तो देख सकते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत जैव मंडल, स्थल मंडल, उसके बाद यहाँ से वायुमंडल, ये सारे के सारे जलमंडल आ जाते हैं। ये प्राकृतिक पर्यावरण यहाँ से आप लोग बोल सकते हैं। जैव भी देखिएगा तो स्थल देखिएगा, वायु और जल, ये सारे के सारे आ जाएगा। मानव निर्मित मंडल अगर देखना चाहते हैं तो स्मारक जिससे भवन वगैरह में होता है, उद्योग, सड़क, पुल, पार्क, इमारत वगैरह, ये सारे मानव, जो मानव के द्वारा बनाया गया हो। मानव पर्यावरण के अंतर्गत व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये सारे के सारे आ जाते हैं। तो हम लोग
3 पॉइंट देखें। अगर बोल दिया जाए कि प्राकृतिक, तो प्राकृतिक में जैव और अस्थल, उसके बाद यहाँ वायुमंडल और जलमंडल, ये सारे आ जाते हैं। लेकिन अगर मानव निर्मित के पॉइंट बोल दिया जाए तो मानव के द्वारा जो बनाए जाते हैं, जैसे स्मारक, भवन, उद्योग, सड़क, फूल, पार्क वगैरह, ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग को ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और आगे क्या दिया गया है कि मानव पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है, तो यही है। सबसे पहले तो व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक, सारे के सारे आ जाते हैं। एक पॉइंट देखिएगा कि पृथ्वी के ठोस प्रकृति या ठोस ऊपरी परत को स्थल मंडल बोलते हैं, क्योंकि अब लोग यहाँ से देखे थे कि स्थल मंडल भी आता है। ठीक है, ये आपका प्राकृतिक पर्यावरण में। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो बताइएगा ना कि पृथ्वी के ठोस प्रकृति या ऊपरी परत को स्थल मंडल बोलते हैं। लेकिन उसके बाद दिया गया यहाँ से स्थल मंडल के अंतर्गत क्या आता है, तो वन आ जाता है, फिर कृषि आता है और मानव बस्तियाँ वगैरह, ये सारे चीज़ आ जाते हैं। देन उसके बाद दिया गया है कि जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, नदी, झील, समुद्र, महासागर वगैरह आ जाएगा। ठीक है, आदि जलाशयों से मिलकर ये बना होता है। और ये सारे जब एक जगह मिलेगा, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, उसी को जल मंडल बोलते हैं। दिया गया कि पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत को वायुमंडल बोलते हैं। सिर्फ थोड़ा सा का पॉइंट को नहीं बोल सकते हैं, जब ये वायु एक दूसरे से मिलते हैं, चारों ओर जो फैला हुआ है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उसको वायुमंडल बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से VVI बनता है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। यानी कि कहने का मतलब, हम लोग जानते हैं कि ये अगर पृथ्वी है तो इसके चारों ओर क्या चीज़ है, इसके चारों ओर तो हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल है। तो ये थामे रहता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है इसको खींच कर अपने पास ही समझ जाओ कि रखे रहता है, कहीं जाने नहीं देता है, तो उसको वायुमंडल बोलते हैं। पृथ्वी का यह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ठीक है, पृथ्वी है ये। ठीक है, पृथ्वी पर ही जल, स्थल और वायु ये सारे मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। जंतु मिलकर ये सारे जैव मंडल का निर्माण करते हैं। आप देख सकते हैं कि जानते हैं परितंत्र का मतलब, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि परितंत्र का मतलब क्या होता है, तो आपको क्या बताना है, तो भैया अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देता है तो आप लोग बता सकते हैं परितंत्र का मतलब कि परितंत्र क्या होता है, तो बता सकते हैं कि जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारक के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, उसी को परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम बोलते हैं। आप आसानी से इस तरह से बता सकते हैं अगला पर्सन को। अब आपको यहाँ से देख सकते हैं कि परितंत्र के अंतर्गत क्या आता है, सारी चीज़ आ जाएगा। ठीक है, पर्वत, पहाड़, नदी, झील, रेगिस्तान, वर्षा, वन, स्थल मंडल एवं महासागर, ये सारे के सारे यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, कोई पूछेगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। कोई पूछेगा आपसे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। अब जैसे ही पॉइंट आगे लेकर हम लोग चलते हैं तो दिया गया है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु क्या किया जाता है, अदला बदला किया जाता है। व्यापार ना कि धन का होता है। कहने का मतलब जैसे तो वस्तु से, जैसे कहने का मतलब अगर रियल में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, तो अगर मेरे पास चावल है, रोटी खाने को जी कहा, तो मैं चावल दे दूंगा और उससे आटा ले लूँगा, गेहूँ ले लूँगा और उससे मैं रोटी बनाकर खा लूँगा। तो इसको बोलते हैं अदला बदली, उसी को बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक परितंत्र ताल नहीं है, एकदम VVI यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एकदम यहाँ से दिमाग में आपको बैठा कर रखना है, प्राकृतिक जो होता है परितंत्र ताल नहीं है, ये याद रखना है। कोई पूछेगा प्राकृतिक परितंत्र क्या है, ये ताल है या नहीं है, तो आपको बोलना है कि नहीं है। ये याद रखना है कि प्राकृतिक परितंत्र का एग्जाम्पल कोई पूछेगा तो देखिए मरुस्थल बताइएगा,
वन बताइएगा, झील बताइएगा, नदी बताइएगा, ये सारे के सारे चलेगा, लेकिन ताल नहीं चलेगा। मानवीय पर्यावरण का असल घटक नहीं है। एकदम याद रखना है कि मानवीय पर्यावरण का असल घटक है या नहीं है, तो नहीं है। मानव निर्मित पर्यावरण सड़क है। ठीक है, अगर कोई पूछेगा कि मानव निर्मित पर्यावरण का कोई नाम बताने के लिए, तो सड़क बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अस्थल ये नहीं है, मानवीय पर्यावरण में नहीं आता है। ठीक है, ये प्राकृतिक में चला जाता है। दिया गया है कि पर्यावरण के लिए जनसंख्या वृद्धि खतरा है। सही बात है। अब देखिए, जनसंख्या वृद्धि दिन पे दिन होते जाएगा तो पर्यावरण के लिए खतरा हो जाएगा, क्योंकि जितने सारे चीज़ चाहिए यूज करने के लिए, खाने पीने के लिए, अब जितना अगर 5 व्यक्ति है और 5 में 5 लोग हैं तो आसानी से ले जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, खा लेता है। लेकिन अगर यहाँ पे 10 लोग हो जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए वो खतरा आप बोल सकते हैं। ठीक है, दिया गया है कि जैवमंडल यह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ, जैवमंडल के मतलब क्या होता है, तो आप बता सकते हैं यह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल और वायु ये तीनों के तीनों आकर मिलते हैं, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैवमंडल बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, जैवमंडल बोलते हैं। वायुमंडल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, इस दिमाग पे रखना है। ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल याद रखना है। ठीक है, यानी कि अगर इनडायरेक्ट में समझाने की कोशिश करूं तो ये आपका पृथ्वी हो गया, तो किनारे किनारे वायुमंडल है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वायुमंडल समझिए कि वो रुका रहता है। दिया गया है कि जलमंडल जलीय क्षेत्र है, पर्यावरण हमारे आसपास का क्षेत्र है, याद रखना है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं और सेकंड नंबर चैप्टर है हमारी पृथ्वी के अंदर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनने वाला है। विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ स्थित है, ये पूछ रहा है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए अफ्रीका में। उसी तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचने के लिए समुद्र तल से कितना किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा यहाँ। ठीक है, ये खोजना होगा, दिया गया है लेकिन खोदना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6000 किलोमीटर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, तो ये प्रॉपर्टी बोलते हैं। वहीं क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सबसे पतली परत को क्या बोलते हैं, तो यही प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, कौन सी परत होता है, तो प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी सतह महाद्वीप और समुद्र सतह से कितनी गहराई तक होती है, तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए तो 35 किलोमीटर महाद्वीपीय क्षेत्र और 5 किलोमीटर समुद्री सतह से आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कुछ अलग हटके कि महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से किन खनिज से बनी हुई है, तो महाद्वीपीय के बात आ जाएगा सिलिका और एल्यूमिना से। ये महाद्वीपीय जो है खनिज से बनी हुई है। दिया गया है कि महासागर की पट्टी मुख्यतः किसे बनी है, तो महासागर वाला अगर पूछ दिया जाए तो सिलिका और मैग्नीशियम से, और महाद्वीपीय वाला अगर बोल दे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिका और एल्यूमिना से। वहीं क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि प्रॉपर्टी के ठीक नीचे वाला परत को क्या बोलते हैं, तो मेंटल बोलते हैं। ठीक है, ये आप क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, मेंटल पृथ्वी की कितनी गहराई तक ये फैला हुआ है, तो 2900 किलोमीटर तक आप बता सकते हैं। पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत क्या कहलाता है, तो आंतरिक क्रूड बोलते हैं। आराम से इससे टिक करके आपको आ जाना है। पृथ्वी के आयतन का कितना % हिस्सा परपट्टी के रूप में रहता है, तो आप बता सकते हैं 1%। ठीक है, जो ऊपर वाला प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, प्रॉपर्टी आप बना लीजिएगा तो 1% होता है। पृथ्वी का कितना % हिस्सा मेंटल के रूप में होता है, तो 84% होता है। ठीक है, पृथ्वी का कितना % हिस्सा मेंटल के रूप में होता है, तो 84%। अगर प्रॉपर्टी के रूप में पूछ देगा तो 1%। दिया गया कि पृथ्वी का कितना % हिस्सा आंतरिक क्रूड के रूप में, तो ये बता सकते हैं 15%, यानी कि बीच वाला जो होता है सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या कितना किलोमीटर है,
तो आप बता सकते हैं 6371 किलोमीटर। सेल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, अग्नेय, अवसादी और केंद्रिक सेल बता सकते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर कौन सा सेल का निर्माण करता है? तो प्राथमिक भी बोल सकते हैं या अग्नेय सेल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अग्नेय सेल कितने प्रकार के होता है? तो 2, एक अंतर्वेदी एक बहिर्वेदी, एक अंदर बनता है एक बाहर बनता है। दक्कन का पठार किस सेल से बना है? तो बेसाल्ट आप बता सकते हैं। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि दक्कन का पठार किस सेल से बना है? तो बेसाल्ट आप बता सकते हैं। मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है तो कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? तो ये अंदर जब बन रहा है तो अंदर अंतर्भेदी आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण किस में परिवर्तित हो जाता है? तो बता सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रिक सेल हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना है जब अंदर ही ठंडा हो जाए गहराई में तो अंतर्भेदी और बाहर आके तो बहिर्भेदी आप बोल सकते हैं। उसी तरह जो अग्नेय और अवसादी सेल जो होता है उच्च ताप एवं दाब के कारण परिवर्तित हो जाता है केंद्रिक सेल में। उसी तरह अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संगमरमर सेल का कोई उदाहरण बताने के लिए तब केंद्रिक सेल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहाँ से ये भी चैप्टर आपका एंड होता है और यहाँ से स्टार्ट होता है थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में आप देखिएगा दिया गया है कि जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उसी को तो अंतर्जनिक बल या एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं, और जो बाहरी सतह पर अगर उत्पन्न होता है उसको बहिर्जनिक फोर्स या एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको याद रखना है। कोई पूछेगा भूकंप तरंग कितने प्रकार की होती है तो आपको बताना है कि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में किस तीव्रता का भूकंप आया था? तो 6.9 आपको याद रखना है। जब गुजरात के भुज में आया था 26 जुलाई 2001 को तो 6.9 याद रखना है। ठीक है, दिया गया है कि भूकंप मापी यंत्र कहा जाता है तो भूकंप लेखी को कहा जाता है। अगर आपको पूछा जाए कि भूकंप मापी यंत्र का नाम बताने के लिए तो भूकंप लेखी आप बोल सकते हैं। ठीक है, भूकंप लेखी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भूकंप की तीव्रता मापी जाती है तो यहाँ से जो मापा जाता है उसको रिक्टर स्केल पे मापा जाता है, लेकिन यंत्र बोल जाए तो भूकंप लेखी आप बोल सकते हैं। किस तीव्रता के भूकंप से नुकसान नहीं होता है तो 2 वाला बोल सकते हैं, लेकिन खतरनाक जो होता है 7 का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात ठीक है कौन सा है? तो याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला ठीक है का एंजल जलप्रपात याद रखिएगा। कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो याद रखना है नियाग्रा स्थित है। अफ्रीका का कौन सा जलप्रपात? तो याद रखना है ये जाम्बिया हो जाएगा। उसी तरह एक क्वेश्चन बनता है कि जिम्बाब्वे की सीमा पर कौन सा जलप्रपात है? ये जिम्बाब्वे की सीमा पर तो विक्टोरिया जलप्रपात। नदी जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। इन नदी के इन मोड़ को कहते हैं विसर्प। देखिए जब नदी जब बहती है आगे की ओर चलती है तो जैसे ही मोड़दार पर आता है तो नदी ऐसे चलने लगता है। ठीक है, इसी को विसर्प बोलते हैं। विसर्प का मतलब सांप के जैसा दिखने लगता है। नदी में अपरदन के कारण विसर्प के किनारे नदी के आने से कौन सी झील का निर्माण होता है? तो आपसे कोई पूछा है तो बोल दीजिएगा चांप झील का निर्माण होता है। रेगिस्तान में किस प्रकार के सेल पाया जाता है? तो छत्रक सेल पाया जाता है। रेगिस्तान में देखिएगा तो छत्रक सेल पाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग 4 नंबर चैप्टर देखेंगे और देखिएगा दिया गया पॉइंट कि किस गैस को ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके बुक के अकॉर्डिंग 7th क्लास के बुक के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने % है तो वायुमंडल में देखिएगा ऑक्सीजन आपका
36% हो जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा, तो भाई नाइट्रोजन होता है 78%। पौधे के लिए कौन सा गैस की आवश्यकता होती है, तो नाइट्रोजन होती है। लेकिन एक क्वेश्चन और आपसे अगर पूछ दिया जाए कि जब वायु गर्म और ठंडा होती है तो क्या परिवर्तन होता है, तो गर्म होने पर फैलता है, ठंडा होने पर सघन और भारी हो जाता है, यानी कि सिकुड़ भी जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से आता है कि वायुमंडल की जो विभाजित किया गया है कितने परत में, तो 5 परत में विभाजित किया गया है। क्षोभमंडल, सप्तापमंडल, मध्यमंडल, वाह्य और बहिर्मंडल। एक बार मेरे साथ आप बोलिए, क्षोभमंडल, सप्तापमंडल, मध्यमंडल, वाह्य और बहिर्मंडल। उसी तरह क्वेश्चन पूछ दिया जाए, यहाँ पे होगा क्षोभमंडल, ठीक है, कि ऊंचाई अगर पूछा जाए ये 13 किलोमीटर, सप्तापमंडल कितना तक ये फैला हुआ है, तो ये 50 किलोमीटर तक। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल किस परत का तापमान हमेशा समान रहता है, तो वायुमंडल के कौन से परत के, तो समतापमंडल, याद रखना है। वायुमंडल किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है, सप्तापमंडल में देखिएगा तो ओजोन गैस पाई जाती है। एक क्वेश्चन और पूछ दिया जाता है दोस्तों कि मध्यमंडल के जो होता है ऊंचाई, ये आपका 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अंतरिक्ष में से आने पर जो उल्का पिंड होता है ये जल हो जाता है, तो यही मध्यमंडल में आते आते वहाँ पे ये जल जाता है घर्षण के वजह से। 80 से लेकर 400 तक ये फैला हुआ है। बाह्यमंडल फैला हुआ है। किस परत का उपयोग रेडियो संचार के लिए किया जाता है, तो ये बाह्यमंडल के लिए। वायुमंडल के सबसे अगर बाहरी परत की बात किया जाए तो बहिर्मंडल आप लोग बोल सकते हैं। बाहरी, बहिर, रेडियो वाला, बाह्यमंडल, ठीक है, यानी कि जस्ट इसके नीचे वाला, ये बहिर्मंडल के नीचे वाला। सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसको आतपन बोला जाता है या सूर्यताप बोला जाता है। दिया गया है कि तापमान मापने की इकाई को क्या बोलते हैं, तो डिग्री सेल्सियस बोलिएगा। तापमान जब मापा जाता है किससे माप, उसका जो इकाई होता है कौन सा होता है, तो दोस्तों आपको बोलना है डिग्री सेल्सियस होता है। कि किस सतह पर सर्वाधिक वायु दाब होता है, तो समुद्र आप बोल सकते हैं। यानी कि जो एटमॉस्फेयर प्रेशर कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, तो समुद्र पे होता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे वायुमंडल का जो होता है ना, वायु दाब जो होता है ना, वो कम होते जाता है। वायु किस ओर बहती है, तो याद रखिएगा हमेशा जो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है। हाई से लो की ओर, हाई से लो की ओर। आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा पवन कितने टाइप के होते हैं, तो दोस्तों पवन जो होता है 3, एक अस्थाई, एक मौसम, एक स्थानिक होता है। अब देखिए ना, ये जो होता है ना स्थानिक, तो एक ये सिंपल कहीं ना कहीं ये इसका स्थान फिक्स है वहीं पर। मौसम के मतलब कहीं कभी भी परिवर्तन हो सकता है, और अस्थाई के मतलब वो फिक्स होता है। देखिए स्थानिक के मतलब होता है ये फिक्स होता है कि यही जगह पर ये बहेगा, और अस्थाई के मतलब हमेशा ये बहते रहेगा, ये फिक्स है। और मौसम का मतलब ये चेंज होते रहता है, इसका कोई ठीक नहीं है। भारत के किस क्षेत्र में लू चलती है, तो हमेशा याद रखना है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में लू चलती है। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भारत के किस क्षेत्र में लू चलती है, तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में लू चलती है। वायु में मौजूद जलवाष्प की मात्रा को क्या बोलते हैं, तो उसी को तो आर्द्रता बोलते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं 5 नंबर चैप्टर। और दिया गया है कि घर पर बने छोटे पौधे रखने के स्थान को थलशाला बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि महासागर के जल में खारेपन का क्या कारण होता है, तो सोडियम क्लोराइड। यानी कि जो महासागर के जल में जल जो खारा रहता है, खारा होता है, तो उसका कारण होता है सोडियम क्लोराइड, यानी कि नमक की मात्रा होता है। 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा को क्या बोलते हैं, उसी को लवणता बोलते हैं। महासागर के जल की औसत लवणता कितना होता है, तब 35% प्रति 1000 ग्राम होता है। ठीक है, यानी कि 1000 ग्राम पे 35% लवणता पाई जाती है महासागर में। एक पॉइंट यहाँ से बनता है कि इजराइल में एक स्थित है मृत सागर की लवणता कितनी है, तो 340 ग्राम प्रति लीटर।
यानी कि 1 लीटर में 340 ग्राम निकल जाता है NaCl। नेक्स्ट पॉइंट वहाँ से देखेंगे ये कि किस जल में आसानी से तैरा जा सकता है। तो अधिक जिसमें लवण होता है, NaCl का मात्रा होता है, आसानी से आप तैर सकते हैं, डूबने नहीं देगा। आपसे पूछा जाए कि जल दिवस, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। दिया जा रहा है कि कितनी ऊंचाई पर ज्वार तरंग सुनामी कहलाती है, तो ये 15 मीटर की ऊंचाई पर ज्वार तरंग सुनामी कहलाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ था कि 2004 की एक सुनामी आया था, भारत के कौन से स्थान डूब गया था। तो जब 4 के सुनामी आया ना, तो ये इंदिरा पॉइंट डूब गया था उस समय। ठीक है, दिया गया है कि जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबा देती है तो उसी को तो ज्वार बोलते हैं, और जब जल अपने निम्नतर स्तर पर आ जाता है और तट के पीछे चला जाता है, उसी को भाटा बोला जाता है। ठीक है, तब जल तट के बड़े हिस्सों को डुबा देता है तो ज्वार, और पीछे हट जाता है उसको भाटा, इसीलिए आगे आने पीछे आना, आगे पीछे को ज्वार भाटा बोलते हैं। पृथ्वी पर ज्वार भाटा किस बल के कारण, तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो ये सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जब जल चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभावित होता है तो क्या, तो उसी समय उच्च ज्वार, ठीक है, जब आएगा तो उच्च ज्वार आते हैं। बोल रहा है कि किस समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधा में होते हैं, तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, याद रखिएगा। चलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जब चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशा में महासागरीय जल पर पड़ता है तो उस समय लघु ज्वार आता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है कि गर्म जलधाराएं कहाँ उत्पन्न होती है, तो भूमध्य सागर के निकट, भूमध्य सागर के निकट। लेब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है, तो ये ठंडी है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन और बन जाता है कि गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है, तो ये गर्म है। चलिए, तो यहाँ से 6 नंबर चैप्टर हम लोग देखेंगे, और 6 नंबर चैप्टर में दिया गया है कि प्राकृतिक वनस्पति एवं वन जीवन, या वन जीव भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिया गया है कि पृथ्वी के फेफड़े किन वनों को कहा जाता है, तो ब्राज़ील के एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, उसी को बोला जाता है क्या चीज़, पृथ्वी के फेफड़े। फिर उसके बाद दिया गया कि विश्व का सबसे बड़ा सांप जो एनाकोंडा किस वन में, तो वहीं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। रोजवुड, आबूनुस, महोगनी किस तरह के वन है, तो आप बोल सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए ना, क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया जाता है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन किस प्रकार का है। पर्णपाती वन जब बोलेगा ना, तो आप बोल सकते हैं कि मानसूनी वन को बोलते हैं पर्णपाती वन। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत में किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो शीतोष्ण, सदाबहार और पर्णपाती ये पाया जाता है। शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिएगा, अच्छा से सुनिएगा, दक्षिण पूर्व अमेरिका, यानी कि दक्षिण और पूर्व। दक्षिण पूर्व का मतलब पता है क्या हुआ, जैसे ये अमेरिका हो गया तो अमेरिका के ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व, यानी कि यहाँ पर पाया जाता है। फिर दक्षिण चीन, ठीक है, तो चीन जो हो गया तो ये चीन के नीचे वाला पॉइंट। दक्षिण पूर्व ब्राज़ील, तो ये ब्राज़ील हो गया, ब्राज़ील के ये वाला साइड पाया जाता है सदाबहार वन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है, तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में की जाने वाली फल की खेती को बोला जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है, भूमध्य सागरीय प्रदेश में मुख्य देश कौन कौन से आ जाएगा, तो अमेरिका के कैलिफोर्निया आ जाएगा, वहाँ पे होता है, और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका जो है, ये सारे के सारे भूमध्य सागरीय प्रदेश के मुख्य देश हो जाएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शंकुधारी वृक्ष किन अक्षांश के
बीच पाए जाते हैं, तो आप बोल सकते हैं 50 और 70 के बीच। दिया गया है कि शंकुधारी वन को अन्य किस नाम से, तो टैगा के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, शंकुधारी वन के दूसरे नाम क्या हो जाएगा, टैगा। ठीक है, और किस अक्षांश के बीच पाया जाता है, ये 50 से 70 आप लोग बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और आगे दिया गया है कि चीड़, देवदार आदि किस प्रकार के, तो ये शंकुधारी आप बोल सकते हैं। देन उसके बाद दिया गया यहाँ पे कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाया जाता है। यहाँ से कटिंग में डाल दिया हूँ, एनसीईआरटी के प्योर कटिंग है। क्या दिया गया है, तो उष्णकटिबंधीय घास का और शीतोष्ण कटिबंधीय घास। तो उष्ण जो कटिबंधीय घास बोलेगा उष्ण कटिबंधीय, तो देखिए क्या, ये पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में देखिएगा दोस्तों तो कंपोज, उसी तरह वेनेजुएला में देखिएगा लानोस। देन उसके बाद यहाँ आप देखिएगा शीतोष्ण, ये उष्ण था, अब शीत वाला देखिएगा, ये शीत वाला, तो अर्जेंटीना में पैम्पास। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में देखिएगा तो पियरी, उसी तरह दक्षिण अफ्रीका में देखिएगा तो वेल्ड, मध्य एशिया में देखिएगा तो स्टेपी, और ऑस्ट्रेलिया में देखिएगा तो ऑस्ट्रेलिया डाउन, डान या डाउन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से दिया गया है कि ध्रुवीय प्रदेश में किस प्रकार के वनस्पति पाई जाती है, तो यहाँ काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियाँ वगैरह पाई जाती है। पूर्वी प्रदेश की वनस्पति की ओर कौन किस नाम से जाना जाता है, तो टुंड्रा वनस्पति आप लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दिया गया 7 नंबर चैप्टर में किन नदियों के किनारे सभ्यता फली फूली या विकसित हुई है। एक सिंधु नदी था, टिग्रिस था, नील और हवांग हो या ही कोई भी है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिया गया है कि लोगों के मौसम में आवागमन को क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास, मतलब आना जाना को ऋतु प्रवास। मौसम के अकॉर्डिंग वो जाते रहते हैं, बसते रहते हैं। देन उसके बाद लिखा हुआ है कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में किस प्रकार के घन, तो ढाल वाली छत जो होता है कि घर बनते हैं। दिया गया है कि जिन स्थान पर वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ पर किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, तो ये आप बोल सकते हैं ऊंचे प्लेटफॉर्म या स्टील्ट वगैरह बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये चलेगा। दिया गया है कि गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में घर बनाए जाते हैं मिट्टी के दीवार वाले। ठीक है, जब मिट्टी के दीवार वाले जैसे पुराने लोग बनाते थे, अभी भी मेरे घर पे है, तो वो क्या करता है, जो हीट है ना उसको ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, और वहाँ पे ठंडा फील होता है। दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत पर लोग परिवहन के लिए का उपयोग करता है, तो ये परिवहन इधर से उधर जाने के लिए लामा का यूज किया जाता है वहाँ पे। ठीक है, कोई पूछेगा तो आप आसानी से बता सकते हो। देन उसके बाद दिया गया कि तिब्बत के लोग परिवहन के लिए याक का यूज किया करता है, और दक्षिण अफ्रीका में एंडीज पर्वत पर लामा का यूज किया जाता है। विश्व के सबसे लंबा रेल मार्ग तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग आप बता सकते हैं। दिया गया नेक्स्ट पॉइंट कि भारत में किस नदी द्वारा जलमार्ग का कार्य किया जाता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। उत्तरी अमेरिका में कौन सी नदी के द्वारा जलमार्ग का कार्य किया जाता है, तो ग्रेट लेक आप बता सकते हैं। उसी तरह दिया गया है कि नील नदी के द्वारा जल मार्ग का कार्य किस देश में, तो नील नदी कहाँ पे, अफ्रीका में, वहीं राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद दिया गया है कि विश्व के कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह, तो आइए कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह के नाम यहाँ से देख लेते हैं। एशिया में देखिएगा तो ये सिंगापुर दिया गया है, मुंबई दिया गया है, 2 नाम याद रखना है। उसी तरह उत्तरी अमेरिका में आइएगा तो न्यूयॉर्क, लॉस एंजिल्स याद रखिएगा। देन उसके बाद कोई आपसे पूछेगा तो दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरो, अफ्रीका में डरबन याद रखिएगा, केप टाउन याद रखिएगा। देन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन वगैरह याद रखिएगा। ठीक है, आसानी से आपका आंसर राइट हो जाएगा यहाँ से। तो 7 नंबर में इतना ही पॉइंट था। अब हम लोग देखेंगे 8 नंबर, और 8 नंबर चैप्टर का नाम है मानव पर्यावरण। इसमें दिया गया कि अमेजोन नदी का विस्तार
कहाँ से कहाँ तक। तो देखिएगा ये आप ब्राज़ील जाइए, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला, ये सब विस्तार फैला हुआ है। ठीक है। देन उसके बाद दिया गया कि विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन द अमेजोन क्या है, ये भी याद रखिएगा। ठीक। कर्तन दहन कृषि पद्धति तक मतलब हो गया, कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले क्या करता है, वृक्ष एवं झाड़ियों को या जड़ों को काट कर और फिर क्या करता है, भूमि को वहाँ जो रहता है उसको साफ करता है और इसको जला देता है, उसी को कर्तन एवं दहन बोलते हैं। स्लैश एंड बर्न भी बोल सकते हैं। वर्षा वन में बनाए जाने वाले घर कहलाता है, मोलास्का कहलाता है। ठीक है दोस्तों। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी, इसको VVI समझ के आपको याद करना है। घाघरा, सोन प्रमुख, यानी कि कुछ जो प्रमुख है उसी के नाम में लिखा हूँ, घाघरा, सोन, ठीक है, चंबल, गंडक और कोसी। ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व देखिएगा तो 189। ठीक है, 189। वहीं पश्चिम बंगाल में देखिएगा घनत्व डेंसिटी तो 1029, वहीं बिहार में देखिएगा तो 1102 हो जाएगा। ठीक है। फिर दिया गया है कि खारी ढाल वाली सतह पर कृषि करने के लिए क्या किया जाता है, तो वेदिकाओं का निर्माण किया जाता है। देखिए, जो खड़ी ढाल वाली सतह पर अगर कृषि करना होगा तो वेदिकाओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है दोस्तों। यहाँ से दिया गया है किस नदी में डॉल्फिन पाई जाती है, तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाती है। डॉल्फिन को स्थानीय भाषा में सुसु बोला जाता है। और वहीं देखा जाए तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में 2 अक्टूबर 2014 में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारों पर कौन से मुख्य शहर बसे हुए हैं, तो आप बता सकते हैं कौन सा बसा हुआ है, तो इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कलकत्ता। उसी तरह देखा जाए तो गंगा नदी संरक्षण के लिए कौन सा कार्य चला गया, नमामि गंगे करके स्टार्टिंग किया गया। एक 2 पॉइंट और है, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं टुकन क्या है, तो अमेजन में वर्षा वन में पाए जाने वाला एक पक्षी का नाम हो गया। वर्षा वन के निवासियों का मुख्य आहार क्या है, तो मिनी योग है। कोई पूछेगा कि वर्षा वन के निवासियों का मुख्य आहार क्या है, या अमेजन के बोलिएगा तो मिनी योग का बोल सकते हैं। और यहाँ से 9 नंबर चैप्टर हम लोग देखेंगे और ये लास्ट चैप्टर है। दिया गया कि राजस्थान को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो भैया 2 भागों में बांट दीजिए ना, गर्म रेगिस्तान, एक ठंडा रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है तो ये सहारा मरुस्थल। उसी तरह अगर क्वेश्चन पूछा जाए, क्या क्वेश्चन होगा कि सहारा मरुस्थल कितना वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, तो 8.54 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान देशों से घिरा हुआ है, कितने देशों से, तो 11 बोल सकते हैं। क्या चीज़, तो देखिए अल्जीरिया, चैड, मिस्र, लीबिया और माली, मोरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया। ठीक है। उसके बाद पश्चिमी, यानी कि आप आ सकते हैं पश्चिमी सहारा। चलिए एक बार मैं बोल देता हूँ, अल्जीरिया, चैड, मिस्र। मेरे साथ बोलिए, अल्जीरिया, चैड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, पश्चिमी सहारा। ठीक है। अब आ जाइए, यहाँ से दिया गया है कि सहारा रेगिस्तान के प्रमुख वनस्पति कैक्टस, खजूर के पेड़ वगैरह और एकेसिया वगैरह पाया जाता है वहाँ पे। अगर जीव जंतु के नाम पूछा जाए तो ऊँट भी पाया जाता है, लकड़बागा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप की विभिन्न प्रजातियाँ वगैरह, छिपकली जातियाँ वगैरह, ये सब पाया जाता है। यहाँ से दिया गया है कि सहारा रेगिस्तान में कौन से समुदाय के लोग रहते हैं, यहाँ लोग के बारे में, तो बेंदुरीन और तुआरेग यहाँ से बता सकते हैं। भारत में स्थित ठंडी रेगिस्तान, तो ये लद्दाख को बोल सकते हैं। ठीक है। लद्दाख के उत्तर और दक्षिण में कौन से पर्वत के बारे में बोल रहा है, तो उत्तर में देखिएगा काराकोरम श्रेणी है और दक्षिण में देखिएगा तो जोस्कर आपको मिल जाएगा। लद्दाख के प्रमुख नदी, तो ये सिंधु बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में अगर देखिएगा, कारगिल में कितने, तो
मीटर यहाँ से बता सकते हैं। और लद्दाख की ऊंचाई अगर काराकोरम में देखिएगा तो 8000। लद्दाख को अन्य किस नाम से खा पा चांद के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लद्दाख में कौन से पेड़ पाए जाते हैं तो सरपत, विलो, ठीक है, और पॉपुलर, सेब, खुबानी, अखरोट वगैरह पाया जाता है। वहाँ पे देखिएगा तो लद्दाख में पाए जाने वाले प्रमुख पक्षी जाति कौन सी है तो रॉबिन, रिच स्टार्ट, तिब्बती, ठीक है, स्नोकॉक, रेवेन और हुप वगैरह ये सब पाया जाता है। लद्दाख में पाए जाने वाले किस पशु का शिकार करने के लिए किया जाता है, बोल रहा है कि लद्दाख में पाए जाने वाले किस पशु का शिकार के लिए किया जाता है तो देखिएगा चीरू और तिब्बत एलिट एंटीलोप। नेक्स्ट उसके बाद दिया गया है दोस्तों, यहाँ से देखिएगा क्रिकेट का सबसे अच्छा बैट यानी कि बल्ला किस पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है तो याद रखिए सरपत यानी कि विलो। देन उसके बाद दिया गया है कि लद्दाख में बौद्ध मठ किस परंपरा के साथ तो ये गोपा बोल सकते हैं, गोम्पा। उसके बाद लद्दाख के प्रमुख मठ का, ठीक है, बौद्ध मठ कौन कौन से है तो हेमी से देखिएगा, थिक्से से और लामा यूरो, ठीक है, करके ये दिया गया है। कौन सा राष्ट्रीय मार्ग लेह को जो जिला से कनेक्ट करता है, कनेक्ट करते हुए कश्मीर घाटी से को जोड़ता है तो NH1 के ये मनाली लेह राजमार्ग कितने दरों से होकर गुजरता है तो देखिएगा यहाँ पे दिया गया है रोहतांगला, बारालाचला, लुंगलाचला, उसके बाद तंग लंगला, ये सारे के सारे से होकर गुजरता है, ठीक है, सभी दारा से होकर ये गुजरता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। एक ही वीडियो में आपका टोटल 7th क्लास का ज्योग्राफी हो गया। लाइक कीजिएगा, एक शेयर कीजिएगा और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिएगा मेरे लिए।